नमस्कार, जय हिंद। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में समझने का हम प्रयास करेंगे। किस तरीके से योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद और पंचवर्षीय योजना आपस में काम करते हैं और भारतीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाने में मदद करते हैं, उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं उन्हें भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब भारत आज़ाद होता है और आज़ाद होने के बाद भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बहुत ही जो नाजुक होती है उस समय, क्योंकि भारत में प्राकृतिक संसाधनों का पूरी तरह से दोहन जो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा कर लिया होता है। अब जब भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद 15 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग का गठन किया जाता है और योजना आयोग एक मुख्य जो संगठन के रूप में कार्य करती है, अर्थव्यवस्था के रूप में, वो बताती है कि किस तरीके से आगामी जो 5 साल है उसका ड्राफ्ट या मसौदा किस तरीके से तैयार करना है कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाया जाए। फिर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना की जाती है 6 अगस्त 1952 ईस्वी को और राष्ट्रीय विकास परिषद और योजना आयोग दोनों मिलकर जो है पंचवर्षीय योजना को चलाने में मदद करते हैं। जहां पर योजना आयोग जो है पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट मसौदा तैयार करता है तो वहीं पर ही राष्ट्रीय विकास परिषद इस मसौदे को, इस ड्राफ्ट को जो है अंतिम मंजूरी देता है। हालांकि दोनों का जो मुखिया होता है, दोनों का अध्यक्ष होता है, वो भारत का प्रधानमंत्री ही होता है, लेकिन राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के, भारतीय सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। तो भारत में पंचवर्षीय योजना जो चलती हैं वो कुल 12 चली और 1951 से लेकर 2012 को अंतिम पंचवर्षीय योजना शुरू होती है। 1951 से 56 तक, 56 से 61 तक, इस तरीके से 5-5 साल आगे चलकर ये योजनाएं चलती हैं। यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली, लेकिन बीच में थोड़े गैप रहते हैं, उनको याद रखना होगा ताकि जो है एग्जाम में क्वेश्चन वहाँ से आए तो हम गलत ना कर पाएँ। और यदि हम देखते हैं कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, कुल 12 ही पंचवर्षीय योजनाएं चलती हैं, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना जो चलती है वो 2012 से लेकर 2017 तक चलती है। इसके दौरान जो है योजना आयोग को ख़त्म कर दिया जाता है और योजना आयोग की जगह जो है नीति आयोग का स्थापना जो है कर दी जाती है भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। 26 मई 2014 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री शपथ लेते हैं और 1 जनवरी 2015 ईस्वी को जो है योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया जाता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नीति आयोग, जिसका थिंक टैंक जो है मेक इन इंडिया है और 2047 तक भारत को विकसित भारत कैसे बनाना है उसके रूप में ये कार्य करेगा। अब यदि हम देखते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना उस परिस्थिति में बनाई जाती है जब भारत जो है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो बिल्कुल डामाडोल स्थिति में थी। 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक पहली पंचवर्षीय योजना चलती है और इस योजना को में कृषि को बढ़ावा दिया जाता है, भारत में एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाता है 1951 से 1956 ईस्वी तक। लेकिन इसको समझने से पहले यदि हम उन 3 गैपों को समझ लें कि कहाँ पर गैप रहता है, उसको समझने से हम क्या करेंगे कि जो सीनियोरिटी से हम फिर इनको याद कर सकते हैं। यदि हम सबसे पहला गैप देखते हैं 1966 से लेकर 1969 तक, 1966 से लेकर 1969 ईस्वी तक पहला गैप, 1978 से लेकर 1980 का दूसरा गैप और 1990 से लेकर 1992 तक तीसरा गैप। ये तीनों गैप क्यों पड़े इनको मैं आगे आपको समझाऊंगा, लेकिन आपको ये याद रखनी है कि ये 7 जो एक वर्ष की योजनाएं चली, जैसे यहाँ पर 3 जमा 2 ये 7 हो गई, ठीक है। तो ये भी किस तरीके से कार्य करती है उसमें हम समझने का प्रयास करेंगे। तो 1966 से 1969 की जो योजना है इसको प्लान हॉलीडे कहा जाता है, योजना अवकाश के नाम से जाना जाता है और इसको रोलिंग प्लान के नाम से जाना जाता है, जो 1978 से 1980 तक चलती है और 1990 से 1992 तक जो चलती है ये भी एक वर्ष की योजना जो चलती हैं और कार्यरत रहती हैं। जब भारत आज़ाद होता है तो भारत के संविधान में नियोजन प्रणाली या पंचवर्षीय योजनाओं का जो
रूप है वो USSR रूस देश के संविधान से लिया जाता है और इसको आगे नियोजन प्रणाली के रूप में ऐड किया जाता है भारतीय संविधान में। तो 1951 से 1956 ईस्वी तक पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि था, एग्रीकल्चर था, और इसके जो मॉडल तैयार किया था वो हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर यह आधारित पहली पंचवर्षीय योजना थी और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में विकास करना है, इसके लिए अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है, इसका मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद 1955 ईस्वी में SBI बैंक की स्थापना की जाती है और 1956 ईस्वी में LIC की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान जो है करी जाती है। दूसरी पंचवर्षीय योजना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी जो सेकंड जो 5 ईयर प्लान है, सेकंड 5 ईयर जो प्लान है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है ये भारी उद्योग, ये दो चीज़ों को बढ़ावा देती है। इसका मुख्य उद्देश्य दो चीजों के प्रति था। दूसरा है बहुउद्देशीय परियोजनाएं। बहुउद्देशीय परियोजनाएं, सबसे पहला भारी उद्योग, यहां से बहुत ही ज्यादा बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भारत में 3 जो स्टील प्लांट हैं वो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो लगाए जाते हैं। पहला जो भिलाई, सबसे पुराना जो स्टील प्लांट है भिलाई, उसके बाद राउरकेला, उसके बाद आता है आपका दुर्गापुर स्टील प्लांट। ठीक है, स्टील प्लांट लगाए जाते हैं भारत में और ये PC महालोन 20 मॉडल पर आधारित होती है दूसरी पंचवर्षीय योजना। PC महालोन 20 पर आधारित होती है दूसरी पंचवर्षीय योजना और 3 प्लांट इसमें लगाए जाते हैं। सबसे पहला जो प्लांट है वो है भिलाई। भिलाई जो स्टील प्लांट है ये भारत के मध्य प्रदेश राज्य में उस समय होता है। ठीक है, वर्तमान में यदि हम इसको देखेंगे तो इस राज्य का नाम छत्तीसगढ़ है। अभी हाल ही में ही रेलवे में क्वेश्चन पूछा था कि जो है आपका भिलाई स्टील प्लांट तत्कालीन समय में किस राज्य में स्थित था, तो वहाँ पर छत्तीसगढ़ ऑप्शन में नहीं था। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ हम सब जानते हैं कि सन 2000 ईस्वी में 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य जो है मध्य प्रदेश राज्य से काट कर बनाया गया था। उसके बाद 9 नवंबर 2000 ईस्वी को जो है उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश राज्य से काट कर बनाया गया था और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य जो है वो बिहार राज्य से काट कर बनाया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भिलाई जो राज्य में, भिलाई जो स्टील प्लांट है उसको मध्य प्रदेश राज्य में तत्कालीन लगाया गया था। वर्तमान में जो है उसका नाम छत्तीसगढ़ है और 1955 में इसकी क्या नींव रखी गई थी। उसके बाद जो है ये किस देश की सहायता से लगाया गया था, तो इसको आपने याद रखना है कि ये USSR, ठीक है, रूस देश की सहायता से लगाया गया था भिलाई में। ये याद रखना है आपको। भारत का पहला जो बड़ा स्टील प्लांट है वो रूस देश की सहायता से लगाया गया था भिलाई। ये छत्तीसगढ़ राज्य में है वर्तमान में और पहले मध्य प्रदेश में था। ठीक है, उसके बाद आता है दूसरा आपका राउरकेला। राउरकेला जो है ये आपका उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य में ये उस समय इसका नाम उड़ीसा था, वर्तमान में तो इसका नाम ओडिशा है। ठीक है, और इसकी स्थापना 1959 में करी जाती है और ये जो है जर्मनी देश की सहायता से बनाया गया था। ये आपको याद रखने हैं, पेपर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये 1959 में ओडिशा राज्य में राउरकेला स्टील प्लांट है जो जर्मनी देश की सहायता से बनाया गया था भारत में और ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत बनाए गए थे। ठीक है, तीसरा यदि हम देखते हैं तो तीसरा जो बनता है वो है दुर्गापुर। कौन सा है? दुर्गापुर स्टील प्लांट। दुर्गापुर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है और ये उसी बंगाल में स्थित है जहाँ सबसे पहले अंग्रेज जो है वहाँ पर कोयले की खान लगाते हैं रानीगंज में। ठीक है, तो दुर्गापुर जो है, दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है ब्रिटेन देश की सहायता से लगाया जाता है। यही ब्रिटेन देश जिसने भारत पर उस समय राज किया था। तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है और ये भी 1959 में ही स्थापित किया गया था और ये भी एक स्टील प्लांट था जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए गए थे। ठीक है, ये हो गए
3 बड़े स्टील प्लांट जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाए गए थे। उसके बाद बहुउद्देशीय परियोजना में यदि हम देखते हैं तो भारत की सबसे पहली जो बहुउद्देशीय परियोजना है वो दामोदर घाटी परियोजना है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसकी पहली बार नींव जो है 1948 ईस्वी में, भारत के स्वतंत्रता के बाद 1948 ईस्वी में रखी गई थी। उसके बाद जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसने कार्य किया और जो है पूरी तरह से सिंचाई और संयंत्र इस पे जो हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है इस पे बनने शुरू हुए थे। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजना का मतलब यही होता है कि एक नदी उसका बहुत सारे रूप में उसका प्रयोग करना, सिंचाई के लिए, पीने के पानी के लिए और उन पे हाइड्रो प्रोजेक्ट बनाने के दौरान भी। ठीक है, और भाखड़ा नंगल परियोजना, ये 2 परियोजनाएं आपको ध्यान रखनी है जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है वो अस्तित्व में आती हैं पूर्णतः रूप से। ठीक है, भाखड़ा नंगल परियोजना भी। ठीक है, और उसके बाद 1961 ईस्वी से लेकर 1966 ईस्वी तक तीसरी पंचवर्षीय योजना चलती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना चलती जो है 5 ईयर प्लान जो चलता है 1961 से 1966 ईस्वी तक चलता है, जो सबसे असफल रहती है पंचवर्षीय योजना 12 में से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी इनको असफलता मिलती है वो 3 कारणों के कारण यहाँ पर इसको असफलता मिलती है। तो 3 कारण क्या क्या थे? सबसे पहला 1962 ईस्वी का भारत और चीन का युद्ध जो था, दूसरा आता है 1965 ईस्वी का भारत और पाकिस्तान युद्ध, और तीसरा आता है 1966 ईस्वी जो भारत में अकाल पड़ता है, सूखा पड़ता है। भारत के बिहार राज्य में 1966 ईस्वी में अकाल और सूखा पड़ता है और लगभग 70,000 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु जो है वहाँ पर हो जाती है अकाल के कारण। यही तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता का मुख्य कारण थे। मुख्य 3 तथ्य ये थे। ठीक है, लेकिन इसके दौरान में 1964 ईस्वी में 1964 ईस्वी में जो है भारत में एक और बड़ा स्टील प्लांट लगाया जाता है जिसका नाम था बोकारो स्टील प्लांट, और ये झारखंड राज्य में है। बोकारो स्टील प्लांट किस राज्य में है? झारखंड राज्य में है। और झारखंड राज्य में स्वर्णरेखा नदी के एक किनारे स्थित है। 1964 ईस्वी में यूएसएसआर देश की सहायता से ये लगाया गया था। हाल ही में ही क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से कौन सी स्टील प्लांट जो है, कौन सा स्टील प्लांट दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान नहीं लगाया गया था? तो 3 ऑप्शन आपको जो दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला, और चौथे नंबर पर आपका आता है बोकारो। तो बोकारो को आपने याद रखना है कि ये जो है रूस देश की सहायता से लगाया गया है और 1964 ईस्वी में तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान लगाया गया था। वही तीसरी पंचवर्षीय योजना जिस पंचवर्षीय योजना में जो है सबसे असफल रही थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री 27 मई 1964 को उनकी मृत्यु हो जाती है। 1964 ईस्वी में ही जो है प्लांट लगाया जाता है। 1965 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध होता है। 1966 में ताशकंद समझौता होता है। ताशकंद समझौते के दौरान दूसरे प्रधानमंत्री भारत के लाल बहादुर शास्त्री, उनकी रहस्यमय तरीके से जो है उनकी भी मौत हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से तीसरी जो पंचवर्षीय योजना थी वो बिल्कुल रूप से असफल रहती है। 1966 से 1969 ईस्वी तक योजना अवकाश प्लान हॉलीडे जिसको कहते हैं वो रहा था। तो इन तीनों ही व्यवस्थाओं की वजह से जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है ये असफल रही थी। नंबर 1 अकाल पड़ा था, और 2 भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ था, और दूसरा भारत चीन के साथ युद्ध हुआ था। तो दो युद्ध और अकाल की वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना जो है वो क्या होती है? बिल्कुल असफल रहती है। तो 1966 से 1969 ईस्वी तक जो गैप पड़ता है इसको समझने का प्रयास करेंगे। इस गैप में क्या घटित होता है? तो देखिए, अकाल यदि भारत में पड़ता है तो यहाँ पर जो है हरित क्रांति जो है वो लाई जाती है। हरित क्रांति जो है गेहूं और चावल से संबंधित है। मैक्सिमम इसको आंसर अधिकांश इसमें गेहूं उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, हाइब्रिड तरीके से जो है गेहूं और चावल के बीज जो है उनकी खोज की गई डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा, और डॉक्टर स्वामीनाथन जी ने हरित क्रांति भारत में लाई। और हरित क्रांति में जो है क्योंकि सूखा पड़ा था 1966 ईस्वी में, इसके बाद जो है इस क्रांति का जो हरित क्रांति का जो मुख्य रूप से देखा जाता है प्रभाव वो उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में, पंजाब राज्य में जो अधिकांश देखा जाता है।
तो हरित क्रांति किससे संबंधित है? गेहूं से संबंधित है, खाद्यान्न गेहूं से संबंधित है। और ये हरित क्रांति किस के संस्थापक कौन थे भारत में? तो हरित क्रांति के संस्थापक जो भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन थे, लेकिन विश्व में इसका अलग हो जाता है। विश्व में यदि हम देखते हैं तो नॉर्मन बोरलॉग, आप एक नाम सुनते हैं, नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग ये व्यक्ति हैं, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, अमेरिका के व्यक्ति हैं। इन्हीं के नाम पर 1972 में भारत में जो है नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जो है शुरू किया था। तो नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार कब शुरू हुआ था? 1972 ईस्वी में शुरू हुआ था। किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो उन वैज्ञानिकों को दिया जाता है ये जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में जो है अधिक कार्य या जो महत्वपूर्ण कार्य किया होता है। ठीक है, तो हरित क्रांति के जनक यदि हम विश्व में कहेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग थे, और हरित क्रांति के जनक यदि भारत में हम कहेंगे तो कौन थे? डॉक्टर स्वामीनाथन थे। ठीक है, स्वामीनाथन और गेहूं से संबंधित हरित क्रांति थी। हरित क्रांति क्यों भारत में आई? क्योंकि सूखा पड़ा था, अकाल पड़ा था, उसके लिए अच्छा क्वालिटी वाला बीज जो चाहिए था उसकी खोज करते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन। 1960 में ही खोज कर देते हैं ये, और बाद में चलकर जो है उन बीजों को जो बोया जाता है, और हरित क्रांति बहुत सारी फसल जो है बाद में होती है, इसलिए हरित क्रांति का जो जनक है कहा जाता है डॉक्टर स्वामीनाथन को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद ठीक 1970 ईस्वी में यदि हम देखते हैं, वैसे तो 1969 से 1974 तक चौथी पंचवर्षीय योजना चल पड़ती है, लेकिन यदि हरित क्रांति के साथ हम श्वेत क्रांति को जोड़ के देख लेते हैं तो श्वेत क्रांति जो है वो 1970 ईस्वी में श्वेत क्रांति जो थी, और डॉक्टर वर्गीस कुरियन इसके संस्थापक। क्वेश्चन पूछते हैं श्वेत क्रांति के संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन। और श्वेत क्रांति किससे संबंधित थी? तो ये थी दूध और अंडों से संबंधित। किससे संबंधित थी ये? दूध व अंडों से संबंधित थी ये। ठीक है, और श्वेत क्रांति जो है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा, या किस राज्य से शुरुआत होती है इसकी? यह सबसे ज़्यादा है फली फूली कहाँ पर? तो ये गुजरात राज्य में। ये अमूल दूध जो होता है, अमूल दूध भी उसकी ही देन है। ऑपरेशन फ्लड, अमूल जो मिल्क है वो भी किसकी देन है? बटर हो गया, मिल्क, जो भी चीज़ें हैं ये भी श्वेत क्रांति की ही देन है। उस दौरान जो है ऑपरेशन फ्लड शुरू हुआ था। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया एक बार कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो मैक्सिमम बच्चे क्या करके टिक आ जाते हैं कि ऑपरेशन फ्लड जो है बाढ़ से संबंधित है, लेकिन इसके नाम के अपोजिट इसका कार्य है। ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो दूध और अंडों से संबंधित है। याद रखेंगे, ऑपरेशन फ्लड जो है वो श्वेत क्रांति के दौरान आता है और दूध और अंडों से संबंधित है ऑपरेशन फ्लड। ये आपको यहां तक समझ आ गया होगा। 1969 से लेकर 1974 ईस्वी तक चौथी पंचवर्षीय योजना चलती है। 1969 से लेकर 1974 ईस्वी तक चौथी पंचवर्षीय योजना चलती है, और इस चौथी पंचवर्षीय योजना का जो इसको गॉडगिल फार्मूला भी कहा जाता था। कौन सा फॉर्मूला कहा जाता था इसको? गॉडगिल फॉर्मूला। अब ये गॉडगिल फॉर्मूला क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस फॉर्मूले के तहत गॉडगिल फॉर्मूले के तहत कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी, या गॉडगिल फॉर्मूला किस पंचवर्षीय योजना से संबंधित था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना जो थी और गॉडगिल फार्मूले से संबंधित थी। तो गॉडगिल फॉर्मूला ये था कि स्टेट में, भारत की कितने जो भी राज्य हैं, भारत के राज्यों में उनके संसाधनों, उनकी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से जो है वहां पर विकास होना चाहिए। इसको साधारण भाषा में यदि आपको मैं समझाता हूं तो साधारण भाषा में है कि पंजाब में बहुत सारी फसल होती है, ठीक है, तो वहां पर जो है फसल के लिए ही उनको क्या करना चाहिए? ज़्यादा रूप से प्रेरित करना चाहिए। अभी पहाड़ी इलाके में आ जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म के लिए अत्यधिक यहाँ पर संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर क्या करना है कि टूरिज्म को ज़्यादा बढ़ावा देना है, मतलब राज्य की जो परिस्थिति के हिसाब से जो है वहाँ पर विकास करना है। उसको गॉडगिल फार्मूला कहा जाता है। तो
तो गॉडगिल फॉर्मूला, एक्चुअली गॉडगिल ये व्यक्ति थे, ये गॉडगिल जो व्यक्ति थे प्लान आयोग के बिल्कुल अगेंस्ट थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लान मेंस में लिखने के लिए आपको आसानी रहती है कि आलोचनात्मक टिप्पणी यदि करनी हो पंचवर्षीय योजनाओं की आलोचनात्मक टिप्पणी में, तो गॉडगिल का नाम जरूर आता है इसमें, क्योंकि ये आलोचक थे। लेकिन यहाँ पर जो है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना में जो है गॉडगिल फॉर्मूले के तहत जो है इंदिरा गांधी कार्य करते हैं। अब इसमें यदि हम देखते हैं तो 1972 में 71 में भारत जो है पाकिस्तान का युद्ध होता है बांग्लादेश को स्वतंत्र कराने के लिए इसमें, और इसी के दौरान जो है भारत में लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उस पर एलिगेशन लगते हैं, बड़ी चीज़ें इस पंचवर्षीय योजना में भी होती हैं, लेकिन वो अलग फैक्टर है। तो 1974 तक ये पंचवर्षीय योजना खत्म हो जाती है और पांचवी पंचवर्षीय योजना सबसे इंपॉर्टेंट, ज़्यादा बार पेपर में पूछा गया है यहाँ से क्वेश्चन जो है, पांचवी जो पंचवर्षीय योजना है, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 तक, जब मैंने शुरू में आपको बताया कि कौन सी ऐसी पंचवर्षीय योजना थी जो केवल मात्र 4 साल चली थी, तो केवल मात्र 4 साल चलने वाली पंचवर्षीय योजना जो थी वो पांचवी ही थी। पांचवी 5 साल अपने नहीं कर पाई थी, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से लेकर 1978 ईस्वी तक चलती है, 4 वर्ष की चलती है। इसमें जो है बड़ी घटनाएं भारत में होती हैं। इमरजेंसी 1975 25 जून को लगती है, यहाँ पर तख्ता पलट हो जाता है, सरकार गिर जाती है, कांग्रेस की हार जाते हैं यहाँ पर कांग्रेस और जनता दल आ जाती है 1977 में। लेकिन इस का मुख्य उद्देश्य जो था, इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ, गरीबी उन्मूलन, ठीक है, और रोजगार का सृजन करना, ठीक है। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि इंदिरा गांधी की सरकार ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहली बार दिया था, तो सबसे पहली बार गरीबी हटाओ का नारा जो दिया था वो पांचवी पंचवर्षीय योजना में 5th 5 ईयर प्लान में दिया था, ठीक है। उसी 5 ईयर प्लान में जो है इमरजेंसी भी भारत में लगती है और बाद में यही एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जो अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है। डीपी धर ये कौन थे? ये डीपी धर मॉडल पर आधारित है पंचवर्षीय योजना, पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है डीपी धर मॉडल पर आधारित होती है। आगे यदि हम चलते हैं, यदि हम चौथी पंचवर्षीय योजना को देखते हैं तो उसमें हम यदि उसका उद्देश्य शायद मैंने आपको नहीं बताया होगा, तो उसका उद्देश्य भी सेम था तीसरी पंचवर्षीय योजना की तरह ही। क्यों? क्योंकि तीसरी पंचवर्षीय योजना पूर्णतः रूप से असफल रही थी, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का हमने उद्देश्य लिखा था कि स्थिरता के साथ जो है क्या करना है, अर्थव्यवस्था को स्वावलंबन या सुदृढ़ बनाना है, तो वही इसका चौथी पंचवर्षीय योजना का भी उद्देश्य था। अधिकांश पेपर में पूछा नहीं जाता है, अधिकांश मॉडल पूछा जाता है, गॉडगिल फॉर्मूला पूछा जाता है। आपको पहली 4 जो पंचवर्षीय योजना है 5, इनमें से ही मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके बाद जो है वो मॉडल पर आधारित पंचवर्षीय योजना नहीं थी, ये सिर्फ और सिर्फ विशेष तथ्यों पर ही आधारित थी उसके बाद, ठीक है। तो 1978 से लेकर 1978 से 1980 तक जो है वो अनवरत योजना, ये इसको रोलिंग प्लान जिसको हम कहते हैं, तो रोलिंग प्लान जो है वो चला, ठीक है। जो 1966 से 1969 तक था, 1966 से 1969 ईस्वी के बीच जो परियोजना चली थी उसको बोलते हैं योजना अवकाश। क्या नाम दिया था उसको? योजना अवकाश, प्लान हॉलीडे, ठीक है। और इसको देते हैं रोलिंग प्लान, ठीक है। ये इनमें भी योजनाएं चलती हैं लेकिन एक वर्ष के लिए योजनाएं चलती हैं, ठीक है। तो 1978 ईस्वी में मोरारजी देसाई की जनता दल सरकार बनती है, इंदिरा गांधी की सरकार जो है वो वहाँ पर नहीं बनती है, तो इन्होंने पंचवर्षीय योजना को इसको खत्म कर दिया, पांचवी पंचवर्षीय योजना को, और 1978 से 1980 तक के जो है एक साल की जो है रोलिंग प्लान लाई, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन बाद में 1980 में प्रचंड बहुमत से दोबारा जीतती हैं इंदिरा गांधी, और 1980 से लेकर 1980 टू 1985 ये कौन सी पंचवर्षीय योजना कर देते हैं इसमें? छठी पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। छठी पंचवर्षीय योजना, 6th 5 ईयर प्लान जो चलता है, तो 6th 5 ईयर प्लान जो है इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहता है? 6th 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण एकीकरण विकास, ग्रामीण एकीकृत विकास करना है भारत के।
भारत के जो गांव है, अधिकांश जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में। इसलिए महात्मा गांधी ने एक तथ्य दिया था कि भारत में जो भारत की जो आत्मा है वो कहाँ बसती है? गांव में बसती है। तो भारत की जो आत्मा है वो गांव में बसती है, इसीलिए जो है यहाँ पर ग्रामीण विकास करना है एकीकृत रूप से। एकीकृत का मतलब इंटीग्रेटेड रूप से। इंटीग्रेटेड का मतलब ये हुआ कि उसमें हम शिक्षा भी देंगे, उसमें हम अलग अलग योजनाएं भी लाएंगे, कृषि को भी बढ़ावा देंगे, हर क्षेत्र से। यह इसको हम कह सकते हैं सार्वभौमिक विकास करेंगे। ठीक है, तो ये छठी पंचवर्षीय योजना थी। इसका ये मुख्य उद्देश्य था 1985 से लेकर 1985 तक। इसी के दौरान जो है भारत में 1982 में 6 जुलाई से जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड की स्थापना करते हैं। ठीक है, नाबार्ड क्या है? नाबार्ड जो है एक बैंक है। क्या है ये? के बैंक है। जैसे हम आरबीआई देखते हैं, आरबीआई सभी बैंकों को कंट्रोल करता है ना, तो वैसे ही नाबार्ड भी है। नाबार्ड बैंक की स्थापना जो है वो की जाती है और इसका हेडक्वार्टर भी वहीं है जहां पर आरबीआई का हेडक्वार्टर है, मुंबई में। तो 12 जुलाई 1982 ईस्वी को नाबार्ड बैंक की स्थापना की जाती है। और नाबार्ड बैंक जो है ग्रामीण जो रूरल बैंक जो होते हैं उनको देख रेख करता है। और जितने भी सहकारी बैंक होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, वो नाबार्ड बैंक के अंतर्गत आते हैं। बोलने का मतलब ये है, नाबार्ड और आरबीआई मिलकर भी बैंकों का क्या कर सकते हैं? इनको दिशा निर्देश देते हैं। जैसे आरबीआई पूरे भारत में प्राइवेट सरकारी बैंकों को क्या देती है? आपको सरकारी और प्राइवेट बैंक जितने भी होंगे उनको दिशा निर्देश देगी। उसी तरह ग्रामीण बैंकों में जो नाबार्ड है वो क्या करेगा? या कोऑपरेटिव बैंक है, नाबार्ड है, उनको कंट्रोल करेगा। तो नाबार्ड बैंक की स्थापना की जाती है कब? ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पेपर में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश सेक्रेटरी का एग्जाम इससे पहले हुआ था 2020 में या 21 में, तो उस समय जो है क्वेश्चन पूछा गया था। और भी बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है नाबार्ड बैंक से संबंधित। ठीक है, नाबार्ड का हेडक्वार्टर, नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? तो छठी पंचवर्षीय योजना के तहत होती है। उसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 ईस्वी तक। यदि हम छठी पंचवर्षीय योजना में देखते हैं तो 1984 में हम देखते हैं कि इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है, उनकी हत्या कर दी जाती है दिल्ली में। और उसके बाद जो है भारत में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया जाता है। अमृतसर में ऑपरेशन ब्लू स्टार चलता है उसी से पहले। तो ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। 1984 में यदि हम देखते हैं तो ऑपरेशन मेघदूत चलाया जाता है सियाचिन ग्लेशियर में, भारत चीन पाकिस्तान के बीच में जो सियाचिन ग्लेशियर है वहाँ पर। यहाँ पर 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया जाता है। ये चीज़ें आपस में रिलेट करके हम पढ़ें यदि तो आसानी से याद रहती हैं। उसके बाद चलते हैं आगे हम 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक। इसमें क्या करना है हमको? इसमें रोजगार का सृजन करना है गाँव में। जो छठी पंचवर्षीय योजना में जैसे गांव का जो एकीकृत विकास करना है, तो रोजगार सृजन करना है और गांव का विकास करना है। ग्राम के विकास के लिए अधिकांश रूप से यहाँ पर कार्य किया था। ये किसी भी मॉडल पर आधारित नहीं है। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद कोई भी परियोजना जो है वो किसी भी मॉडल पर आधारित नहीं है। इसलिए मॉडल से संबंधित यदि क्वेश्चन पूछेगा आपको तो सबसे पहला पूछेगा हेराल्ड डोमर मॉडल, दूसरा पीसी महालोनबिस और तीसरा 3 व्यक्ति सैंडी चक्रवर्ती और पीसी महालोनबिस, चौथा गॉडगिल फार्मूला और 5वां डीपी धर। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं। नोट्स बना के यदि हम रखेंगे और उनके बाद दोबारा इसको रिपीट करके पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएंगी। उसके बाद चलते हैं, जैसे 7वीं पंचवर्षीय योजना होगी 1985 से लेकर 1990 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसके दौरान जो है क्या किया जाता है? ग्रामीण का क्या करना है? विकास करना है, उस पर जोर दिया जाता है। अब क्या होता है 1990 में दोबारा से आर्थिक मंदी भारत में आती है और यहाँ पर 7 हफ्तों तक ही जो क्या है वो पैसा बचता है, IMF से लोन लेना पड़ता है। इस तरीके से जो 1990 टू 1992 जो है भारत के प्रधानमंत्री उसमें जो थे वो दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे और उनके साथ उनके वित्त मंत्री थे जो मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में चलकर जो है 2 टेन्योर काटते हैं भारत के प्रधानमंत्री का। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया था उस समय। जो है जो पंचवर्षीय योजना इसके बाद उन्होंने चलाई थी 1992 से लेकर 1997 तक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना थी। इसमें LPG ये कोई गैस नहीं है, LPG
ये क्या है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें उदारीकरण और इसमें निजीकरण और इसमें आ गया वैश्वीकरण। ये तीनों ही शब्द आपस में बहुत सारे विख्यात रूप से जो है अपने अंदर जो है इनकी परिभाषा समाई हुई है। यदि हम लिबरलाइजेशन समझेंगे, उदारीकरण समझेंगे, तो 1990 से 92 में जब वो आर्थिक मंदी रही तो उन्होंने लिबरलाइजेशन लाई, उदारीकरण लाया। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं, जितने भी बिजनेसमैन होंगे, उनके लिए जो इन्होंने रूल्स और नियम और शर्तें जो रखी, उनको थोड़ा क्या किया, ढील दे दी, उनको थोड़ा सा कम कर दिया। जैसे किसी चीज़ में कहीं हमने टेंडर भरना है या कुछ प्राइवेटाइजेशन, जैसे कोई टेंडर भरना है या कोई और चीज़ हम समझ सकते हैं कि सरकारी कामों में थोड़ी सी ढील बरत दी गई। ठीक है, ताकि जिससे लोगों की जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसमें क्या कर सकें, यहाँ पर इनपुट दे सकें, ताकि उसके बाद जो है आउटपुट जो है ज़्यादा आए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था जो है सुधर जाए थोड़ी सी। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन करने लग गए थे। ठीक है, किया था उस समय जो है प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये हुआ कि जितने भी सरकारी संस्थान थे मैक्सिमम जो है उनको क्या करने लग गए थे, प्राइवेट करने लगे थे। ठीक है, जिससे क्या होगा, प्राइवेट करने से, निजीकरण करने से जो है वो भी उद्योगों में और वो भी व्यवसाय में जो है उसमें वृद्धि होगी, और जिससे क्या होगा, भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार होगा। ठीक है, उसके बाद है ग्लोबलाइजेशन। तो विश्व वैश्वीकरण, वैश्वीकरण का मतलब हुआ कि बाहरी देशों से विदेशी कंपनियां जो भारत में आएंगी उनके लिए यहाँ पर बुलाया गया भारत में, और उनको कम से कम लिमिट्स उन पर लगाई गई, उन पर जो नियम और शर्तें थे वो काफ़ी कम रखी गई, ताकि जो भारत में अर्थव्यवस्था सुधर सके। ठीक है, इसलिए जो भारतीय अर्थव्यवस्था में मनमोहन सिंह जी का नाम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से लिया जाता है, समझा जाता है। ठीक है, बाद में ये आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ था। 8th पंचवर्षीय योजना का मुख्य और उद्देश्य भी क्या था, मानव विकास संसाधन। ठीक है, मानव विकास संसाधन, मानव विकास संसाधन बोलने का मतलब कि मानव के द्वारा ही जो है ये क्या किया जाएगा, मनुष्य के द्वारा ही विकास किया जाएगा, जो भी संसाधन है उनके द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो मुख्य उद्देश्य मानव विकास संसाधन था, और LPG आपको याद रखना है, लिबरलाइजेशन हो गया, उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, और आपका ग्लोबलाइजेशन हो गया, वैश्वीकरण हो गया। इस पर भी आप ध्यान रखेंगे। ये 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाती है। यहाँ पर आपने 2 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं जो है जिसमें मुख्य कार्य करते हैं वित्त मंत्री हमारे उस समय थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और उसके बाद दक्षिण भारत के पहले प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थे। आगे यदि हम चलते हैं तो आगे देखते हैं 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से लेकर 2002 ईस्वी तक, 1997 से लेकर 2002 ईस्वी तक। ठीक है, तो 1997 से लेकर 2002 ईस्वी तक जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना चलती है, और 9वीं पंचवर्षीय योजना में क्या किया जाता है, इसमें भी प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण को बढ़ावा दिया जाता है, और जो है जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं और जितने भी भारत में SC STs हैं उनके लिए भी जो है भारत में शिक्षा व्यवस्था उनके लिए भी सही करने के लिए, शिक्षा व्यवस्था और भी रोजगार सृजन करने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। ये 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। इसका टेन्योर आपने याद रखना है। 6ठी और 9वीं पंचवर्षीय योजना, 6th और 9th पंचवर्षीय योजना यदि हम थोड़ा सा देखेंगे तो थोड़ी सी रिलेटेड थी। ठीक है, ग्रामीण के क्षेत्र में इन्होंने ज़्यादा बढ़ावा दिया था, लेकिन यहाँ से सिर्फ टेन्योर में ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब से कब तक थी। ठीक है, 2002 से लेकर 2010 तक जो है आपकी 2007 तक जो है आपकी 10वीं पंचवर्षीय योजना चलती है, 10th 5 ईयर प्लान जो चलती है। तो 10th 5 ईयर प्लान जो है वो 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है क्या किया जाता है कि भारत की जो GDP है, प्रति व्यक्ति आय जो है प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करना है अगले 10 साल के लिए। क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि किस पंचवर्षीय योजना के तहत यह घोषित किया गया था कि भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है जो वर्तमान में उस समय होगी उसका 10 गुना जो है हमने करना है।
ठीक है, 2 गुना उसका हमने प्रति व्यक्ति आय जो है करनी है। कब? अगले 10 साल के लिए। तो आपने 10वीं पंचवर्षीय योजना में अगले 10 साल के लिए क्या करना है, प्रति व्यक्ति आय को क्या कर देना है, दोगुना कर देना है। ठीक है, ये 10वीं पंचवर्षीय योजना थी। और इसके बाद आती है 11वीं पंचवर्षीय योजना। 11th जो 5 ईयर प्लान आता है, 11th 5 ईयर प्लान में जो है क्या करना है, समावेशी विकास करना है। ठीक है, सतत विकास करना है ग्रामीण क्षेत्र में मानव संसाधन के रूप में, और न्यायिक क्षेत्र में भी क्या करना है, हमने प्रयास करना है। न्यायिक क्षेत्र, जैसे मैंने आपको कहा कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है क्या किया जाता है, जैसे ही SC STs के लिए प्रावधान दिए जाते हैं तो उनके लिए भी न्याय की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में। और समावेशी विकास जो है उसमें देखा जाता है 2002 से लेकर 2007 ईस्वी तक। तो 2007 से लेकर 2012 ईस्वी तक जो है 2000 थोड़ा गड़बड़ तो नहीं होगी कहीं, ये 10th 5 ईयर प्लान हो गया हमारा 2002 से 2007 तक, और 11th 5 ईयर प्लान हो गया हमारा 2007 से लेकर 2012 ईस्वी तक 11th। ठीक है, और इसके बाद 2012 ईस्वी से लेकर 2017 ईस्वी तक हो गया आपका 12वीं पंचवर्षीय योजना, जो अंतिम पंचवर्षीय योजना थी। याद रखना भी आसान है कि 2012 और 12वीं पंचवर्षीय योजना सबसे अंतिम उस समय शुरू हुई थी। इनमें जो मुख्य कार्य था वो समावेशी विकास करना था, सामाजिक न्यायिक रूप से समावेशी विकास करना था और स्थिरता के साथ विकास करना था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी थी, सतत विकास करना था। ये था इन परियोजनाओं का, पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य। 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं का मुख्य उद्देश्य था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उनका मुख्य उद्देश्य था कि भारत की जो GDP है, प्रति व्यक्ति आय जो है उसको क्या करना है, डबल करना है अगले 10 साल तक के लिए। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 2012 से 17 तक, और 2014 ईस्वी में भारत में 26 मई 2014 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री बनते हैं, और 1 जनवरी 2015 ईस्वी से हो योजना आयोग को ख़त्म कर देते हैं, प्लान कमीशन को ख़त्म कर देते हैं। उसके नाम पर जो रखते हैं वो रखते हैं अब नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस तरीके से जो है वो एक वर्ष के लिए आगे कार्य करती रहती हैं। मेक इन इंडिया, और 2047 ईस्वी तक जो है उनका संकल्प है कि भारत को एक विकसित भारत बनाना है। ठीक है, मेक इन इंडिया इसका थिंक टैंक है नीति आयोग का, और यहाँ से ही ये क्या करते हैं, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि नीति आयोग का जो अध्यक्ष है और उपाध्यक्ष कौन है इस समय। ठीक है, जैसे ही भारत के योजना आयोग के जो अध्यक्ष थे पहले वो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद, इन दोनों के ही मुखिया जो हैं भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। दोनों के अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। यदि मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं ओवरव्यू में क्या क्या हमने पढ़ा, तो हमने 5 वर्षीय योजना जो है वो पढ़ी। कहाँ से ली? भारतीय संविधान में तो 1900 आपके USSR से ली गई थी। ठीक है, और नियोजन प्रणाली जो है 1939 ईस्वी में पहली बार जो है जब सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की जाती है, तो उस समय ही जो है उनके दिमाग में थी, वहाँ से इसकी जड़ें थी। लेकिन बाद में USSR से लेकर इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसको नियोजन प्रणाली भी कहा जाता है। ठीक है, तो बाद में चलकर पंचवर्षीय योजना आती है। पंचवर्षीय योजना को योजना आयोग और भारतीय विकास परिषद जो है कंट्रोल करता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। मैंने आपको समझा दिया कब कब इनकी स्थापना होती है। 15 मार्च 1950 को, 6 अगस्त 1952 ईस्वी को भारतीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना होती है, जो अंतिम रूप से जो है योजना पंचवर्षीय योजनाओं को जो है मंजूरी देती है। ठीक है, और ड्राफ्ट तैयार करता है प्लान कमीशन। ठीक है, अब ये खत्म हो गई हैं पूरी रूप से। 12 ही पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, उनका टेन्योर आपको याद रखना है 1951 से लेकर 1956 तक पहली, 56 से लेकर 1961 तक दूसरी, 1961 से 1966 तक तीसरी, फिर उसके बाद 1966 से 1969 तक गैप था, वो आपने याद रखना है। उस गैप को 3 गैप अपने दिमाग में रखने हैं, 1966, 1969, 1978, 1980 और 1990-92। ठीक है, बाकी 5-5 साल हम ऐड कर लेंगे। और 5वीं पंचवर्षीय योजना आपको याद रखनी है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना वो 4 साल तक चली थी। ठीक है, बस ये ध्यान रखेंगे तो आपको कम से कम, यदि हम उसमें
कभी क्वेश्चन आता है कि कब से कब तक जो है ये पंचवर्षीय योजना चली, 8वीं कब तक चली, 12वीं कब तक चली, तो आपके दिमाग में यदि ये चीज़ें रहेंगी तो आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी चीज़ें। यदि कुछ चीज़ आपको समझ ना आया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि क्या चीज़ आपको समझ नहीं आई है। थैंक यू सो मच।